नमस्कार दोस्तों, रूबरू के इस ताज़ा तरीन अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियतों से करवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कड़ा संघर्ष करते हुए कामयाबी की मंजिलें पाई हैं। और इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात आज डॉक्टर अभिषेक गोयल से करवा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक गोयल, आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित। अभिषेक जी का जन्म कैथल में हुआ और इनकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जींद से हुई। बाद में विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिषेक जी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बतौर रेगुलर स्टूडेंट दाखिला ले लिया। अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने टाइम टीवी और जी न्यूज़ में भी कार्य किया। इसी दौरान इनकी नेट की परीक्षा पास होने के बाद इन्होंने शिक्षण को अपने मेन स्ट्रीम करियर के तौर पर अपना लिया। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हुए वर्तमान में ये डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। अभिषेक जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूली शिक्षा कैसे रही? मेरी स्कूली शिक्षा हमारे अपने स्कूल नवज्योति हाई स्कूल में प्रारंभ हुई, जिसका संचालन मेरी माताजी करती थी, और उसी स्कूल से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नॉन मेडिकल में प्रवेश दिला दिया। मेरी रुचि नॉन मेडिकल में बन नहीं पाई। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की, लेकिन पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं। लेकिन मैं अपनी रुचि नॉन मेडिकल में नहीं बना पाया, तो मैंने +2 आर्ट्स से पास की, और +2 आर्ट्स से पास करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद में प्रवेश लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद मैंने साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को विषय के तौर पर चुना। डॉक्टर साहब, अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो आपकी विशेष उपलब्धियां क्या रही इस दौरान? कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने NSS को लिया, और NSS की वजह से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। NSS में रहते हुए मैं बेस्ट वॉलंटियर रहा, और वहाँ मुझे एक लेक्चरर मिले, रजनीश बहल जी। उन्होंने मुझे क्विज कंपटीशन में अलग अलग कॉलेज में भेजना शुरू किया, और मैं जिस भी कॉलेज में क्विज कंपटीशन में गया वहाँ पर मैंने प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और BA फाइनल में जब मैं आया तो एक लेक्चरर होते थे रोशना जी शोरान, उन्होंने कहा कि हरियाणा डे पर इस बार, ये बातें वर्ष 2003-04 की हैं, कहा कि इस बार हरियाणा डे पर आपको हरियाणवी कविता आपने ही प्रस्तुत करनी है। उससे पहले मैंने कभी हरियाणवी कविता में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उनकी प्रेरणा से मैंने हरियाणवी कविता हरियाणा डे के अवसर पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत की और वहाँ पर पोजीशन प्राप्त की। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर हरियाणवी नाटक में पार्टिसिपेट किया, हरियाणवी स्किट में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ मुझे वर्ष 2003-04 में 3 कॉलेज कलर मिले। उनमें से एक कॉलेज कलर मुझे NSS एक्टिविटी के लिए मिला, दूसरा मुझे कल्चरल एक्टिविटी जो मैंने विभिन्न कॉलेजों में जाकर के क्विज कंपटीशन में और डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में जाकर के प्राइज जीते थे, उनके लिए दिया गया, और तीसरा मुझे हरियाणा डे पर कविता पाठ प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने के लिए कॉलेज के द्वारा दिया गया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपकी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे वो साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस थे, तो ऐसे में मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? अमित जी, जब मैंने साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस विषय को लिया, उस समय मास कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट कॉलेज में नहीं होता था। और जब मैंने ग्रेजुएशन की तो हमारे प्रोफेसर होते थे हिस्ट्री के BB कौशिक, वो मेरे साथ स्पीच कंपटीशन में जाया करते थे, तो इसलिए उनसे मेल मिलाप अच्छा था। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कि शायद मैं MA इंग्लिश या MA हिंदी करना चाहूँगा। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में एक नया सब्जेक्ट है MA मास कम्युनिकेशन, तो मैं चाहता हूँ कि तुम MA मास कॉम करो। तो उनकी बात मान करके मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया
और कोर्स के बारे में पता किया। रिटन टेस्ट हुआ, उसमें मैं पास हो गया और उसके बाद मेरा एडमिशन एमए मास कम्युनिकेशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हो गया। तो क्या आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का सिलसिला यूनिवर्सिटी में भी ऐसे जारी रहा? हाँ, एमए में एडमिशन लेने के बाद कल्चरल एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट करना प्रारंभ किया। कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए मैंने यूनिवर्सिटी की ओर से हरियाणवी स्केट, हरियाणवी प्ले, हिंदी प्ले और माइम इत्यादि एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट यानी कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की भी जो गतिविधियां होती थी उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। एक बार वर्ष 2005 में जलंधर रीजनल सेंटर है अमृतसर यूनिवर्सिटी का, वहां पर मीडिया फेस्टिवल हुआ, तो मैंने डिपार्टमेंट की ओर से वहां पर क्विज कंपटीशन में और डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया। और वहां पर मेरे साथ त्रिशु शर्मा होते थे जो मेरे जूनियर थे मास कम्युनिकेशन में, तो मैंने और त्रिशु शर्मा ने क्विज कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके साथ साथ डेक्लामेशन में हम दोनों लोगों ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के क्षेत्र के तो आप माहिर रहे हैं, आपकी पढ़ाई के दौरान मीडिया के क्षेत्र में भी जरूर कोई ऐसी उपलब्धि होगी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के दौरान हमारे प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा जी कहने पर हम 3-4 विद्यार्थियों ने पहल नाम से एक अखबार A4 शीट पर निकालना प्रारंभ किया। हम उसकी प्रतियां निकाल करके यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभाग में चिपका देते थे और उसके बाद हमें फीडबैक मिलना प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ एमए प्रीवियस करने के बाद मैं दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ चला गया ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए। दैनिक ट्रिब्यून जाने के बाद काफ़ी कुछ सीखा कि एडिटिंग कैसे होती है, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, स्टोरी को कैसे लिखा जाता है। ये तमाम बातें दैनिक ट्रिब्यून में रहते हुए अरुण नथानी जी के साथ सुनील जी होते थे, उनसे प्रूफ रीडिंग सीखी। और जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मुझे आशुतोष मिश्रा जी ने कहा कि आपने दैनिक ट्रिब्यून में काम किया है, तो आप यहाँ पे पढ़ाई के दौरान किसी अखबार में काम करें। तो मैंने कहा कि मैं लोकल पत्रकारों को नहीं जानता हूँ, ब्यूरो चीफ को नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे अमर उजाला में राजेश शांडिल्य जी के पास भेज दिया कि भाई शाम को इवनिंग में तुम उनके साथ बैठ करके काम किया करो। तो मैं राजेश शांडिल्य जी से मिला और राजेश शांडिल्य जी ने एक बड़े भाई के तौर पर मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, कैसे काम होता है, लोकल रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कॉलेज की जो एक्टिविटी है उनको अखबार के लिए रिपोर्ट कैसे करना है। ये तमाम बातें राजेश शांडिल्य जी के साथ काम करते हुए समझ में आई। तो यानी कि दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला का एक्सपीरियंस मेरे जीवन में काफ़ी अच्छा रहा। अभिषेक जी, मास्टर डिग्री करने के बाद आपने मीडिया के किस क्षेत्र को करियर के तौर पर चुना? एमए मास कम्युनिकेशन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे रिपोर्टर बनना है, रिपोर्टिंग करनी है। उस समय हम देखा करते थे दीपक चौरसिया को, वाजपेयी जी को, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी एक दिन दीपक चौरसिया बनना है, मुझे भी एक दिन वाजपेयी जैसा बनना है। और इसलिए मैं जी न्यूज में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। गोयल जी, आप मीडिया के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? एमए मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता था। उस समय हमारे विभाग में पीएचडी स्कॉलर होते सुरेश दुग्गल जी, जो आजकल सहायक प्रोफेसर हैं करनाल गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता हूँ, रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि टीचिंग भी एक अच्छा पेशा है और आप इसमें जा सकते हैं और आप इसके लिए नेट की परीक्षा दीजिए। उन्होंने मेरा नेट का फॉर्म भरवाया और बताया कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। नेट की परीक्षा देने के बाद मैं जी न्यूज में चला गया, तो दिसंबर में नेट की परीक्षा का रिजल्ट आया और मेरे पहले ही अटेम्प्ट में नेट की परीक्षा क्लियर हो गई थी। नेट की परीक्षा पास होने की वजह से मैं टीचिंग में आ गया। जैसे ही नेट का रिजल्ट आया उसके 2 दिन के बाद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में सहायक प्रोफेसर के लिए एक इंटरव्यू था, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तब से लेकर आज तक मैं यानी कि पिछले 11 वर्षों से टीचिंग के क्षेत्र में हूँ। अभिषेक जी पिछले 11 वर्षों से मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया के क्षेत्र में एक खास राय, एक खास समझ रखते हैं। तो अब हम उनसे मीडिया से जुड़े हुए कुछ खास सवालात करेंगे। अभिषेक सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीडिया को आप करियर के तौर पर कैसे देखते हैं? मीडिया करियर के तौर पर एक बेहतरीन क्षेत्र है, जहाँ पर काम करने के इच्छुक, अपना नाम कमाने के इच्छुक छात्र जाकर के काम कर सकते हैं। यदि विद्यार्थियों में लगन है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो वो इस फील्ड को चुन करके अपना नाम कमा सकते हैं, वहाँ जा करके काम कर सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री जो है
वो किसी भी अन्य इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली इंडस्ट्री के तौर पर जानी जाती है। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन नए न्यूज चैनल, नए एंटरटेनमेंट चैनल, नए न्यूज़पेपर, तमाम चीजें आती रहती हैं जहां पर विद्यार्थी जाकर के काम कर सकते हैं। और मीडिया के लोगों को भी जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो आकर के काम कर सके, एक उत्साह के साथ, एक सोच के साथ, एक समझ के साथ। यदि विद्यार्थी में सोच है, समझ है और कुछ कर गुजरने की चाहत है तो वो जाकर के मीडिया में काम कर सकता है। इस समय देश में 16,000 से ज्यादा अखबार पब्लिश हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए चैनल लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो, FM रेडियो, एडवर्टाइजिंग का जो पूरा क्षेत्र है, पब्लिक रिलेशंस का जो क्षेत्र है, वहां पर मीडिया कर्मियों की जरूरत है, विद्यार्थियों की जरूरत है। वो वहां पर जाएं और करियर के तौर पर किसी एक फील्ड को चुनते हुए, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, विज्ञापन का क्षेत्र हो या फिर पब्लिक रिलेशंस का क्षेत्र हो। और आजकल सोशल मीडिया की मांग भी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग अपना वीडियो बना करके डाल देते हैं और जिनको लाखों की संख्या में लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। यानी कि विद्यार्थी यदि कुछ करना चाहे तो वो जाकर के इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में मास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट करने वाला एक विषय बन चुका है। अभिषेक जी, किसी भी मुद्दे को लेकर एक न्यूज चैनल कुछ कहता है, वहीं दूसरा न्यूज चैनल बिल्कुल उससे ऑपोजिट कुछ और ही बताता है। ऐसे में एक आम दर्शक किसे सही समझे, किसे गलत और किसे सच समझे और किसे झूठ? अमित जी, आपने प्रश्न पूछकर मुझे दुविधा में डाल दिया। लेकिन ये हमें सोचना होगा कि जो न्यूज चैनल इस प्रकार की खबरें दिखाते हैं, एक न्यूज चैनल किसी घटना को किसी और एंगल से पेश करता है और वही दूसरा न्यूज चैनल किसी और एंगल से पेश करता है। तो जो सामने दर्शक है वो किसको सच माने और किसको झूठ, इसके लिए जरूरी है मीडिया साक्षरता की, मीडिया लिटरेसी की। लोगों को समझना होगा कि जो ये न्यूज चैनल है ये किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा न्यूज चैनल है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। वैसे तो जितने भी न्यूज चैनल हैं उनको पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है और कहीं ना कहीं हर न्यूज चैनल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी सर। अब दर्शकों को जागरूक होना होगा। दूसरा, जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, खासतौर पर मीडिया इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है कि आपको कल को रिपोर्टिंग करते हुए बैलेंस बना करके रखना है। लेकिन आजकल के मीडिया में हम देखें तो वो बैलेंस जो है वो कहीं गायब हो गया है। हर न्यूज चैनल अपने अपने तरीके से अपने अपने स्वास्थ्यों में लिप्त है और उस ढंग से उस घटना को रंगने में लगा हुआ है। जी। नोटबंदी के दौरान व्हाट्सएप पे एक चुटकुला भी चला था कि नोटबंदी से सभी लोग खुश हैं तो आप फलां न्यूज चैनल देखिए, और नोटबंदी से तमाम लोग परेशान हैं तो फलां न्यूज चैनल देखिए। आखिर ये विरोधाभास क्यों? जो घटना घटित हुई है, जो मुद्दा है, वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए, हर न्यूज चैनल के लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हर न्यूज चैनल अपने अपने स्वार्थों की वजह से, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने की वजह से उनको अलग अलग एंगल से उन मुद्दों को हमारे सामने रखते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक होना होगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये न्यूज चैनल उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या उस पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति का पैसा इस चैनल में लगा हुआ है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो लोग आवाज उठाएंगे कि आप इस न्यूज को इस प्रकार से क्यों दिखा रहे हैं, और जब लोग आवाज उठाएंगे तो मीडिया पर प्रेशर पड़ेगा कि आप किसी भी घटना को अपने रंग में रंगने की कोशिश ना करें, जैसी है वैसी उसको दिखाएं। और जब लोग जागरूक होंगे तो जो बात आप कह रहे हैं कि किसको सच माने किसको झूठ, वो खत्म हो जाएगी। बस जरूरी है मीडिया शिक्षा की, मीडिया लिटरेसी की। जी, मतलब आपकी बातों से जो बात साफ हुई है वो ये है कि एक आम इंसान का, एक आम जन का मीडिया लिटरेट होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आज के समय में समाज मीडिया से प्रभावित है या मीडिया समाज से प्रभावित है? अमित जी, कई बार जब लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि मीडिया समाज को प्रभावित करता है या समाज मीडिया को प्रभावित करता है, तो जवाब नहीं मिल पाता और शायद जवाब मिलना मुश्किल भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको लेकर के एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक हाथी शेर से मिलने के लिए कहीं जा रहा होता है और उसको शेर का घर नहीं मिलता है। जब वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक चूहा मिलता है और चूहे से वो पूछ लेता है कि शेर का घर कहाँ पर है। तो चूहा कहता है कि हाँ, मैं भी शेर के घर जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे आइए। चूहा आगे आगे,
हाथी पीछे पीछे। चलते चलते हाथी ने चूहे की पूंछ को अपनी सूंड से पकड़ लिया और कुछ दूर चलने के बाद चूहे को भ्रम हुआ कि हाथी को मैं खींच रहा हूं, और हाथी को भ्रम हुआ कि चूहे को मैं धकेल रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो चूहा चल रहा है। ठीक ऐसी स्थिति आज समाज और मीडिया की है। मीडिया सोचता है कि समाज हमें चला रहा है या फिर हम समाज को चला रहे हैं, और समाज सोचता है कि मीडिया को हम चला रहे हैं या मीडिया हमें चला रहा है। बस सोचना यह है कि मीडिया हाथी है या चूहा, समाज हाथी है या चूहा, किसकी भूमिका क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ये कहूं कि समाज मीडिया को चला रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि मीडिया बहुत से छुपे हुए तथ्यों को, छुपी हुई कहानियों को हमारे सामने लेकर के आता है। और मैं कहूं कि मीडिया समाज को चला रहा है तो नहीं, क्योंकि मीडिया क्या दिखाएगा वो सारी की सारी कहानियां उसको समाज से मिलती है, वो मुद्दे समाज से मिलते हैं। बस जरूरत है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए। मीडिया समाज को सही परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के सामने रखे, और समाज मीडिया में यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाए। यूं ही चलते चलते हम रूबरू के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को, खास तौर पर विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि मीडिया फील्ड में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है लगन की, मेहनत की और कुछ कर गुजरने की चाहत की। जिन विद्यार्थियों में ये तीनों चीजें हैं वो एक ना एक दिन इस फील्ड में एक मुकाम हासिल करेंगे और अपना नाम कमाएंगे। और विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली वर्क भी इसमें करना होगा। प्रैक्टिकल वर्क की उनको जानकारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रैक्टिकली इन कार्यों को कर पाएगा या कर लेगा वो एक न एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करेगा। बस जरूरत है इसमें लगे रहने की, मेहनत के साथ, साहस के साथ कुछ कर गुजरने की चाहत की। साहब, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक गोयल, जिनसे आज हम रूबरू हुए। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं रूबरू के एक नए अंक में एक नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए YouTube पर हमारा चैनल डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल।